वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने कोशिका की सामान्य जानकारी एवं कोशिका सिद्धांत के बारे में स्टडी की थी और उसमें हमने देखा था कि कोशिका सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया। उन्होंने पादपों एवं जंतुओं में अध्ययन करके ये बताया कि इनका निर्माण है वह कोशिका एवं उनके उत्पादों से होता है, जिसे हम कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। तो इस आधार पर आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। जिनकी प्रमुख बातें थी वो हमने देखी थी। उसमें सबसे पहले देखा था कि प्रत्येक सजीव का निर्माण होता है वह कोशिका एवं उनके उत्पादों से होता है, अर्थात कोशिका सजीवों की संरचनात्मक इकाई होती है, रचनात्मक इकाई होती है, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं वह कोशिका में संपन्न होती हैं, अतः कोशिका सजीवों की क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो कोशिका है उस कोशिका का निर्माण होगा वह पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। तो जितनी भी नई कोशिका बनेगी वह पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप बनती है। फिर हमने देखा था कि प्रत्येक जीव का निर्माण होता है वह एक कोशिका से प्रारंभ होता है, चाहे एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव, और उनके केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ होता है वह संगठित होता है, निहित होता है, अर्थात कोशिकाएं होती है वह आनुवंशिकी की इकाइयाँ भी होती हैं। तो ये सिद्धांत हमने देखा था कोशिका सिद्धांत के बारे में। फिर उसके बाद में अगला हमने देखा था वायरस या विषाणु के बारे में। विषाणु या वायरस होते हैं ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, अगला हम देखेंगे कोशिका आकार एवं परिमाप के बारे में। तो कोशिका होती हैं उनके आकार एवं परिमाप में बहुत अधिक उनके कार्यों के अनुसार क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं उपस्थित होती हैं, वेरिएशंस उपस्थित होती हैं, यानी भिन्नताएं देखी जाती है। तो कोशिका का आकार, संरचना और परिमाप होता है, उसमें उनके कार्य के आधार पर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उन आधार पर ये अलग अलग प्रकार की आकृति और संरचना में देखी जाती है। उससे हम बात करें कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो देखिए सबसे छोटी कोशिका है वह किसकी होती है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी कोशिका है वह हमें ध्यान रखनी है माइकोप्लाज्मा की होती है। तो सबसे छोटी कोशिका है वो किसकी है, माइकोप्लाज्मा की है, ये हमें ध्यान रखना है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका है वह सबसे छोटी कोशिका, ये हमें ध्यान रखना है। माइकोप्लाज्मा की एक जाति हम ध्यान रख सकते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसकी जो है कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है वह सबसे छोटी कोशिका होती है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका यानी एक पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका है वह किसकी होती है, तो सबसे बड़ी सेल्स होती है, कोशिका होती है, वह किसकी होती है, तो हमें ध्यान रखना है ऑस्ट्रिच का अंडा यानी चतुर्मुर्ग का अंडा। चतुर्मुर्ग का अंडा होता है यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका हमें ध्यान रखनी है वह किसकी होती है, चतुर्मुर्ग के अंडे की कोशिका होती है, वह सबसे बड़ी कोशिका होती है, हमें ध्यान रखना है। हम बात करें पादपों के अंदर, तो पादपों हम देखेंगे कि जो साइकस होता है उस साइकस का बीजांड होता है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। वैसे उनका सवाल नहीं पूछा जाता है, आपको केवल यहाँ तक ध्यान रखना, चतुर्मुर्ग का अंडा होता है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि मानव की सबसे लंबी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है कि लंबी कोशिका है वह कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका सेल्स है वह तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ये हमें ध्यान रखना है, जिनकी लंबाई होती है वो 1 मीटर तक हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होगी वह तंत्रिका कोशिका होती है जिनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए पादपों के अंदर बात करें तो रेमी तंतु होते हैं, रेमी तंतु या मनीला हेम्प होंगे, उनके तंतु होते हैं, उनकी लंबाई सबसे अधिक होती है, उनकी भी लंबाई कैसी होती है, 1 मीटर के आसपास होती है, हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में मानव की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी होती हैं, उन आरबीसी की साइज की बात करें
तो इनकी साइज होती है वो 0.7 माइक्रोमीटर होती है। तो मानव में आरबीसी की साइज होती है वो कितनी होती है, 0.7 माइक्रोमीटर होती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि कोशिकाएं हैं वे अपने कार्यों के अनुसार अलग अलग साइज की होती है। सबसे ऊंची कोशिका की बात करें 10 सेंटीमीटर के आसपास ऊंचाई होती है, ये हमें ध्यान रखना है, तो एसिटाबुलेरिया की होती है। ये इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि कोशिकाएं हैं उनकी साइज और संरचना होती है वो उनके कार्यों के अनुसार, उनके उपस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। और आप ध्यान दीजिए इनकी आकृति और आमाप होता है, कोशिकाओं की आकृति वह भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। इनकी आकृति होती है वो बिंबाब प्रकार की या डिस्क नुमा हो सकती है, बिंबाब प्रकार की हो सकती है या आपको ध्यान रखना डिस्क नुमा हो सकती हैं। जैसे कि मनुष्य के अंदर आप आरबीसी देखेंगे तो आरबीसी होती है वे गोल होती है और द्विअवतली होती है, उभय अवतली होती है। तो इस प्रकार से उभय अवतल प्रकार की होती है और आप ध्यान दीजिए गोल होती है। तो आरबीसी के बारे में यह हम ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए जैसे डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी का आकार होता है वो कैसा होता है, अनियमित होता है, यानी इनका आकार कैसा होगा, अनियमित होता है। अमीबा की तरह इनका आकार में परिवर्तन होता रहता है, कुटपात बनते हैं या इस प्रकार से उभार बनते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को अमीबा आकृति कहते हैं। तो इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी की आकृति होती है, श्वेत रुधिर कणिकाओं की आकृति अमीबाकृत होती है। इसी प्रकार से हमारी जो त्वचा की कोशिकाएं होती है, एपिडर्मिस की कोशिका होती हैं, स्तंभाकार उपकला कोशिका होती हैं, वे कैसी होती हैं, स्तंभ नुमा होती हैं अर्थात लंबी और संकरी कोशिकाएं होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में बात करें मानव की तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका कैसी होगी, लंबी और कैसी होती है, शाखित प्रकार की होती हैं। तो लंबी और शाखित प्रकार की देखी जाती है। जबकि वाहिका या वाहिनिका होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं, दीर्घीकृत होती हैं, हमें ध्यान रखना है। जबकि पत्तियों के अंदर जो एपिडर्मिस होती है सबसे बारीकी और क्यूटिकल उपस्थित होती है पत्तियों में, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस उपस्थित होती है और एपिडर्मिस होती है उसके नीचे जो उत्तक उपस्थित होता है उसे हम पर्णमध्योतक कहते हैं। पर्णमध्योतक में खंभ उत्तक होते हैं, वे स्तंभाकार आकृति के होते हैं। जबकि स्पंजी उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाएं कैसी होगी, गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। तो इस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पादपों एवं जंतुओं के अंदर कोशिका होती है उनका आकार एवं संरचना माप उनके कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, कोशिका के आकार एवं परिमाप के बारे में। नेक्स्ट अगला हम देखेंगे कि कोशिकाएं होती है उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट अगला हमें ध्यान रखना है कोशिका के प्रकार। कोशिका का जो आंतरिक संगठन होता है जिनमें मुख्य रूप से केंद्रकीय संगठन होता है, उस केंद्रकीय संगठन के आधार पर कोशिकाएं होती हैं वे दो मुख्य प्रकार की होती हैं। तो आप ध्यान दीजिए कोशिका के प्रकार, और कोशिका के प्रकार में हमें ध्यान रखना है कि कोशिका केंद्रकीय संगठन के आधार पर, कोशिका के प्रकार और प्रकार में आपको क्या ध्यान रखना है, केंद्रकीय संगठन, यानी कोशिका के अंदर केंद्रकीय संगठन होता है, उस केंद्रकीय संगठन या कोशिका के आंतरिक संरचना कह सकते हैं, उनके संगठन के आधार पर सेल्स होती है, के आधार पर सेल्स कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, कोशिकाएं होगी वो दो प्रकार की होती है। एक आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका, कौन सी कोशिका में ध्यान रखनी है, प्रोकैरियोटिक, या जिसे हम असीम केंद्र की कोशिका कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। और दूसरी कोशिका हमें ध्यान रखनी है वो कौन सी ध्यान रखनी है, यूकैरियोटिक। तो इस प्रकार से पादपों एवं जंतुओं के अंदर हम देखेंगे कि कोशिकाएं होती हैं वे कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। अब ध्यान दीजिए इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका। आप यहाँ पर एक सवाल लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या भेद होते हैं या अंतर क्या क्या होते हैं। तो एक साइड प्रोकैरियोटिक कोशिका लिख दें और एक साइड लिख दें यूकैरियोटिक कोशिका, एक साइड क्या लिख दें आप, यूकैरियोटिक कोशिका, जिससे आपकी दोनों प्रकार की कोशिकाएं हैं उनके बेसिक कैरेक्टर्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनके संगठन के आधार पर। एक तो कौन सी ध्यान रखनी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी हमें कौन सी ध्यान रखनी है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो दो प्रकार की सेल्स होती हैं। यहाँ हम देख लेते हैं इसके लक्षण के बारे में, कौन से लक्षण के बारे में हम देखने वाले हैं। तो उस आधार पर ये 3 कॉलम बना लीजिए और उसमें हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। कोशिका की बेसिक जानकारी यहाँ हम प्राप्त कर लेंगे। पहला ध्यान दीजिए लक्षण, उसमें मैं लिख देता हूँ केंद्रक। केंद्रक में आप ध्यान दीजिए, केंद्रक होता है वे केंद्रक के
बाहर की ओर केंद्रक होगा वो उपस्थित या अनुपस्थित, तो आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोट में केंद्रक होता है वो अस्पष्ट होता है, यानी स्पष्ट रूप से केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, अस्पष्ट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है, तो इस प्रकार से सुविकसित केंद्रक होगा वो यूकैरियोट्स में उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में सुविकसित प्रकार का केंद्रक नहीं होता है। अर्थात केंद्रक के बाहर की ओर जो केंद्रक झिल्ली होती है उस केंद्रक के बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली होगी, उस केंद्रक झिल्ली का यहाँ पर क्या होता है अभाव होता है, यानी केंद्रक होगा उसके बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केवल आनुवंशिक संगठन उपस्थित होता है, इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं अस्पष्ट केंद्रक कहा जाता है। जबकि आप ध्यान दीजिए तो आपको जानते हैं केंद्रक झिल्ली होती है वो यहाँ पर क्या होती है उपस्थित होती है, तो यूकैरियोट्स में क्या होगी केंद्रक के बाहर की ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली के बाद में आप ध्यान दीजिए एक संरचना होती है केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली के अंदर जो केंद्रक होगा उसके अंदर एक सघन संरचना उपस्थित जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, वह केंद्रिका होगी वो भी यहाँ पर क्या होती है अनुपस्थित होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर उपस्थित होती है केंद्रिका, और केंद्रिका के अंदर एक आरएनए का प्रकार हम आगे पढ़ेंगे जब देखेंगे टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर संश्लेषित होता है, संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन आरएनए होता है उस ट्रांसक्रिप्शन आरएनए का यहाँ पर क्या होगा संश्लेषण, तो इस प्रकार से टीआरएनए का यहाँ पर क्या होता है संश्लेषण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ट्रांसफर आरएनए का यहाँ पर संश्लेषण होगा। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए केंद्रिका के बाद में आनुवंशिक संगठन, आनुवंशिक संगठन होता है उस बारे में बात करें तो आनुवंशिक संगठन होता है उसमें आपको देखना है यहाँ पर कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ रहता है, आनुवंशिक संगठन उपस्थित होगा और कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, यहाँ पर कोशिका द्रव्य में क्या रहेगा बिखरा हुआ रहता है। जबकि यहाँ आप ध्यान दीजिए तो जो आनुवंशिक संगठन होता है यानी डीएनए या आरएनए होगा वह डीएनए या आरएनए होगा वह झिल्लीबद्ध होता है, यानी झिल्लीबद्ध होता है, तो झिल्लीबद्ध होगा, झिल्लीबद्ध केंद्रक में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से झिल्लीबद्ध केंद्रक में उपस्थित होता है आनुवंशिक संगठन, जबकि यहाँ पर क्या होगा कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ होता है। उसके बाद में ध्यान दीजिए आनुवंशिक जो संगठन होता है उसमें डीएनए के साथ में एक प्रोटीन होता है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन होता है वो यहाँ पर अनुपस्थित होगा, नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, केवल नॉन हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं जो कि डीएनए के साथ जुड़ करके और प्रारंभिक केंद्रक या प्रोन्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। जबकि आप ध्यान दीजिए यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन होती हैं वह उपस्थित होती हैं। 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन हम आगे पढ़ेंगे, H1, H2A और H2B, H3 एवं H4। इस प्रकार से ये जो 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती हैं ये उपस्थित होती है, ये हमें ध्यान रखना है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर के ही गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, और गुणसूत्रों के आधार पर आप ध्यान दीजिए गुणिता यानी अगुणित या द्विगुणित हो सकते हैं। उसमें आप ध्यान दीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह सदैव कैसी होती है अगुणित होती है, हमेशा कैसी होगी अगुणित होती है। जबकि आप ध्यान दीजिए ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वह अगुणित एवं द्विगुणित दोनों प्रकार की हो सकती है। तो इस प्रकार से अगुणित भी होती है और कैसी होती है द्विगुणित डिप्लॉइड प्रकार की भी होती है और हैप्लॉइड प्रकार की भी होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका होगी वो डिप्लॉइड भी होती है और साथ में कैसी होती है हैप्लॉइड प्रकार की भी होती है। तो ये तो बात हो गई पहले लक्षण की केंद्रक के बारे में, यानी यहाँ पर क्या होगा सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होगा, यहाँ पर सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। ये हमें बेसिक बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कोशिका के आकार के बारे में, यानी आकार में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आप ध्यान दीजिए ये अपेक्षाकृत इनका आकार होता है वो कैसा होता है छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। इनका आकार अपेक्षाकृत कैसा होगा छोटा या सूक्ष्म होता है, यानी इनका आकार होगा वो 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पर इनका अपेक्षाकृत आकार होगा वह अपेक्षाकृत कैसा होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है अपेक्षाकृत आकार होता है वो बड़ा होता है। यूकैरियोटिक का आकार प्रोकैरियोटिक की तुलना में क्या होगा बड़ा होता है, यानी इनका सामान्य आकार होता है कोशिका का वो 5 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन तक होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है इनके आकार में क्या डिफरेंस होता है।
फिर आकार के बाद में अगला हमें ध्यान रखना है, सबसे बाहर की ओर उपस्थित जो संरचना होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सबसे बाहर की ओर होगी उसे कोशिका भित्ति कहेंगे। यहाँ पर कोशिका भित्ति प्रोकैरियोट्स में उपस्थित होती है। और हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था प्रोकैरियोट के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोट्स के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो एक प्रकार के म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकैन से निर्मित होती है। म्यूकोपेप्टाइड होता है जिसे म्यूरिन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो म्यूकोपेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकैन होता है उससे निर्मित होती है। तो इस प्रकार से पेप्टिडोग्लाइकैन से निर्मित होती है। जबकि यहाँ पर एक अपवाद हमें ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा होता है उनके अंदर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति रहित होता है, जिसके कारण से उनका आकार अनियमित होता है, जिसे हम जंतु जगत का जोकर भी कहते हैं। वो हम डिटेल से पढ़ चुके थे पहले ही, तो ये हमें ध्यान रखना है। कोशिका भित्ति या पेप्टिडोग्लाइकैन से निर्मित एवं पॉलीसेकेराइड कुछ मात्रा में उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोशिका भित्ति होती है वह पादपों में उपस्थित होती है, पादपों में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति। और पादपों के अंदर कोशिका भित्ति होती है वह किससे निर्मित होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है। सेलुलोज के अतिरिक्त कुछ मात्रा में पेक्टिन, हेमिसेलुलोज इत्यादि भी हो सकते हैं, मुख्य रूप से सेलुलोज से निर्मित होती है। जबकि जंतुओं में क्या होती है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतुओं में कोशिका भित्ति होगी वह अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। फिर उसके बाद में कोशिका भित्ति के बाद अगले इनके नीचे संरचना होगी वह कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति के बाद में कौन सी संरचना होगी, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जो जीव द्रव्य को घेरे हुए रहती है, यहाँ भी उपस्थित होगी। और यहाँ भी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो उपस्थित होती है। पर एक डिफरेंस हमें ध्यान रखना है, श्वसन एंजाइम युक्त होती है। यहाँ पर जो प्लाज्मा झिल्ली होगी वह आंतरिक रूप से अंतर्वलन करके और मीजोसोम का निर्माण करती है। और मीजोसोम होता है उसमें श्वसन एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर के मीजोसोम का निर्माण करती है जिसमें श्वसन एंजाइम उपस्थित होते हैं। जबकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है श्वसन एंजाइमों का अभाव होता है, श्वसन एंजाइम रहित होती है। यानी कोशिका झिल्ली होगी उसमें किसी भी प्रकार का श्वसन एंजाइम उपस्थित नहीं होगा, श्वसन एंजाइम रहित होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कोशिका झिल्ली के बाद में नेक्स्ट अगला झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी जीव द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। उन झिल्ली युक्त कोशिकांगों का यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। उन कोशिकांगों में क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से होते हैं, तो एक तो अंतःपद्रवीय जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए क्लोरोप्लास्ट होता है या प्लास्टिड होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से प्लास्टिड होगा, लवक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए गोल्जी बॉडी उपस्थित होती है। गोल्जी बॉडी के अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए लाइसोसोम उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से लाइसोसोम उपस्थित होगा। और क्या उपस्थित होता है, परऑक्सीसोम उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अंतःपद्रवीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम एवं आपको ध्यान रखना है माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। ये सारे जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो ये सारी संरचनाएं होती हैं वे संरचनाएं सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर अनुपस्थित होती है, इनमें नहीं पाई जाती है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये सभी संरचनाएं होती हैं वे उपस्थित होती हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है जो प्लास्टिड या लवक होते हैं ये केवल पादपों में होते हैं, जंतुओं के अंदर अनुपस्थित होते हैं। बाकी अंतःपद्रवीय जालिका पादपों और जंतुओं दोनों में उपस्थित होती है। और अंतःपद्रवीय जालिका होती है यह मुख्य रूप से परिवहन का कार्य करती हैं। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पादपों और जंतुओं दोनों में उपस्थित होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है वह हमें ध्यान रखना है वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन का स्थल होता है वह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर उसके बाद में हमें ध्यान रखना है गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉय। और गोल्जी कॉय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है। और गोल्जी कॉय का मुख्य कार्य होता है वह हमें ध्यान रखना है संग्रहण करना, ये हमें ध्यान रखना है। तो वसा और जो वसा होती है, ग्लाइकोजन होता है, उनका संग्रह करने का इनका कार्य होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त स्त्रावण का कार्य इनका मुख्य रूप से होता है, तो स्त्रावण का कार्य भी करता है। फिर लाइसोसोम एवं परऑक्सीसोम होते हैं।
ये विघटन एवं पाचन से संबंधित कार्य करते हैं। तो विघटन एवं पाचन से संबंधित कार्य होंगे वो लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम के द्वारा किए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये कोशिका विभाजन में सहायक होती हैं। कोशिका विभाजन में जो कोशिका भित्ति बनती है दो कोशिका के बीच में, उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स या सूक्ष्म नलिकाएं होती है, ये सहायक होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो कोशिका विभाजन में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये सहायक होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये झिल्लीयुक्त कोशिकांगों के बारे में ध्यान रखना है। झिल्लीयुक्त कोशिकांगों के बाद में हमें ध्यान रखना है राइबोसोम। ये भी एक प्रकार का कोशिकांग है जो कि झिल्ली रहित होता है, कोई भी झिल्ली इनके बाहर की ओर उपस्थित नहीं होती है। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है राइबोसोम उपस्थित होगा, परंतु राइबोसोम होगा वो 70S प्रकार का होता है, जिनकी दो इकाइयाँ होती है 30S और 50S। तो इस प्रकार से 70S प्रकार का ये हमें ध्यान रखना है, इनके अंदर राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम उपस्थित होता है वह किस प्रकार का होता है, 80S प्रकार का होता है, जिनकी दो इकाइयाँ 60S और 40S होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, राइबोसोम उपस्थित होता है। और राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो यूकैरियोट्स में भी उपस्थित होगा और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी उपस्थित होगा। डिफरेंस यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर किस प्रकार का होता है, 80S प्रकार का होता है। फिर उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना तारक काय। तारक काय होता है यह प्रोकैरियोट्स के अंदर अनुपस्थित होता है, यहाँ पर तारक काय नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर तारक काय होता है वह उपस्थित होता है केवल जंतुओं में, केवल जंतुओं के अंदर उपस्थित होगा, पादपों के अंदर ये तारक काय उपस्थित नहीं होता है। तारक तंतुओं का निर्माण करते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, आगे हम डिटेल से देखेंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो तारक काय के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला हमें ध्यान रखना है तारक काय के बाद में वह आप ध्यान रख सकते हैं जनन किस प्रकार से होता है। तो आप ध्यान दीजिए लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन होता है वह यहाँ पर लैंगिक जनन का क्या होगा, अभाव होता है। सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, केवल जीन पुनरुत्पादन पाया जाता है, जबकि यहाँ पर लैंगिक जनन सामान्यतः उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, लैंगिक जनन उपस्थित होता है। फिर उसके बाद में हम ध्यान दीजिए कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन में हमें ध्यान रखना है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर कोशिका असूत्री विभाजन होता है। किस प्रकार का विभाजन होगा, असूत्री विभाजन। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर दो प्रकार का विभाजन होता है, कई कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन एवं जनन कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो माइटोसिस एवं मियोसिस दो प्रकार का विभाजन यूकैरियोट्स के अंदर देखा जाता है। कई कोशिकाओं के अंदर वृद्धि होती है उस समय समसूत्री विभाजन होगा, जबकि जनन कोशिका में युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, दो प्रकार का विभाजन देखा जाता है। विभाजन के बाद में हम ध्यान दीजिए श्वसन, और श्वसन में आप ध्यान दीजिए तो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सामान्यतः अवायवीय श्वसन होता है, जबकि यूकैरियोट्स होते हैं उनके सामान्यतः वायवीय श्वसन होता है, स्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आप ध्यान दीजिए अगला और लास्ट, इसके उदाहरण कौन कौन से, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आप उदाहरण ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण कौन कौन से होंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के, तो उसमें आप ध्यान दीजिए सबसे पहला उदाहरण होता है बैक्टीरिया। जीवाणु होते हैं, वे सभी जीवाणु किस प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हमें ध्यान रखना है नीलहरित या जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वे साइनोबैक्टीरिया भी किस प्रकार के होंगे। तो आपको ध्यान रखना है साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। एवं हमें ध्यान रखना है माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा होते हैं ये भी किस प्रकार के होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक प्रकार के। यानी हमने पढ़ा था पंच जगत वर्गीकरण पद्धति में मोनेरा जगत, इस मोनेरा जगत के सभी सदस्य प्रोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। जबकि आप ध्यान दीजिए तो सभी जंतु होते हैं वे एवं पादप होंगे, वे सभी किस प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए कवक होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोआ होते हैं, ये भी किस प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि होंगे, ये सारे किस प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर कौन कौन से होते हैं। इसी के साथ में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट अगली क्लास में प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।